अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल जो है ना हमने कर लिया था यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सारा कुछ बता दिया था मैंने, ठीक है। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है ना यानी सीवी, उससे मुराद कोएफ़िशिएंट वेरिएशन इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, उसको कहते हैं, मरूज़ी आ सकती है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट मारूज़ी है ये। उसके बाद जो रिलेटिव डिस्पर्शन से मुराद रिस्क होता है, यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना उससे रिस्क कितना रेलेवेंट है, ठीक है। और वो कितना रेलेवेंट किस चीज़ में है, डिस्पर्शन के अंदर, ठीक है। रेलेवेंट से मुराद है ताल्लुक, डिस्पर्शन का मतलब फैलाव का, यानी कि किस किस चीज़ का सीवी दरअसल जो है ना वो एक्सपेक्टेड रिटर्न पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ना उसके साथ उसके जो रिलेटिव डिस्पर्शन है ना उसकी मेजरमेंट का नाम है। अब सीवी जो है ना वो बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन के, ठीक है। यहाँ पे देख लो अब कि आप लोगों को ना मीन दिया हुआ है, जिसको हम वो कह रहे हैं, जिसको मीन दिया हुआ है, जिसको वो क्या कह रहे हैं भला, ये देखो वो कह रहा है कि जो मीन होता है ना उससे आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं, फिर स्टॉक, एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहलाता है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो रिस्क भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो सी वी है ना वो रिलेटिव रिस्क कहलाता है। और वो कैसे आता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी ऊपर वाली वैल्यू बटा रिस्क यानी जो नीचे वाली वैल्यू है ना, उन दोनों को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटा रिस्क, ठीक है। यानी जो रिस्क है ना वो ऊपर आएगा बटा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, जिससे मुराद क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन, ठीक है। तो ये अब ऐसे निकालोगे आप लोग, इनको परसेंटेज को डिवाइड करोगे जब आपस में, ठीक है, किस फार्मूले में भला, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन के हिसाब से, तो आप लोगों के पास क्या आता जाएगा, सी वी की वैल्यू आती जाएगी। तो सी वी जो है ना वो ये बताता है कि फैलाव कितना है, कितने परसेंट आपका रिलेटिव रिस्क होगा, ठीक है। रिलेटिव रिस्क होगा, तो रिलेटिव रिस्क जो होता है ना जिसका कम होता है ना उसको चूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जो आपका जो पहली है ना रियलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है ए कंपनी का, और उसका जो रिस्क है ना वो 8%, यानी 10 में से 8% उसका रिस्क है, ठीक है। जो दूसरी है ना उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है, और उसका जो है ना जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क है वो 12 है। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो कंपनी जो है ना जो दूसरी वाली है बी, वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो होनी भी यही चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका जो परसेंट जो रिलेटिव डिस्पर्शन आ रहा है ना वो कम आ रहा है, ठीक है, उसका फैलाव जो है ना वो कम है, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि इन दोनों की ना जो सिलेक्शन होती है वो इस क्राइटेरिया पे होती है कि दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिलेटिव डिस्पर्शन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, जिसका रिस्क ज़्यादा होगा वो हम नहीं लेंगे, जिसका कम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ज़ाहिर है बी जो है ना उसको सेलेक्ट करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है जी, पोर्टफोलियो जो रिस्क एनालिसिस ये होता है कि जो पहले वाला हमने किया ना ऊपर वाला सारा प्रोसीजर, वो रिस्क निकालने का मीन और वेरिएंस वगैरह निकालने के फार्मूलों के साथ और प्रोबेबिलिटी दी होगी तब, तो वो सारे का सारा प्रोसीजर था सिर्फ सिंगल जो स्टॉक है ना, आप लोगों के पास कहीं सिंगल स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तब का है वो, उसके अंदर रिस्क वगैरह मालूम करने का है, एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह। जो कि आपका पोर्टफोलियो होता है ना वो एक या एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो है ना उनका जब आप जिक्र करते हो ना स्टॉक के अंदर, तो एक से ज़ायद जब मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉक्स के अंदर आप अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे होते हो और वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो रिटर्न को, और वहाँ पे रिस्क देख रहे होते हो, तो उस चीज़ का नाम जो है ना वो पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की कंपनियों के अंदर आप पैसे को ना आप इन्वेस्ट कर देते हो तब, और एक ही कंपनी के अंदर करना होगा वो ऊपर वाली चीज़ सारे का सारा कहलाता है। और ये जो पोर्टफोलियो है ना ये दूसरी चीज़ आई है, अब इसके अंदर एक से ज़ायद जो है ना वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो ये होता है कि इंटरनल को रिलेशन एंड को वेरिएंस को आप देखते हो, यानी कि जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना जहाँ जहाँ भी, उन चीज़ों के दरमियान उन स्टॉक्स के माबैन को रिलेशन क्या है और को वेरिएंस क्या है। को वेरिएंस जो है ना वो डायरेक्शन को शो करता है दो चीज़ों की, और जो को रिलेशन है ना वो ताल्लुक़ यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। को रिलेशन इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है। वो आगे जाके मिसाल में समझाता हूँ सारा कुछ। और ये जो है ना को रिलेशन जो है ना इसकी मरूज़ी आ सकती है, मरूज़ी की ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब जो को रिलेशन जो है ना उसका कोएफिशिएंट भी है कि इस को रिलेशन को जो दो स्टॉक्स के माबैन पाया जाएगा उसको आप पोर्टफोलियो, जो ये है ना को रिलेशन कोएफिशिएंट जो है ना रो, इसके थ्रू जो है ना वो आप ज़ाहिर करोगे इस चीज़ के रिलेशन को, इसकी भी एक ख़ास वैल्यू होगी, वो भी दी होगी। उसके बाद जी कोवेरिएंस होता है, मालूम करने कोवेरिएंस क्या है जी, को रिलेशन कोवेरिएंस दो चीज़ें थी ना। कोवेरिएंस दरअसल हमारे पास डायरेक्शनल रिलेशनशिप है किसके दरमियान, दो रिटर्न ऑन द टू एसेट्स, यानी दो एसेट जो आपने कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं ना, किसी भी दो एसेट के माबैन
जो रिटर्न आ रहा है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी डिटेल जो है ना वो मेरे जो रिटर्न हैंड आउट है ना वहाँ पे जाके पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है, समझ लेनी है सारी चीज़ें।
आपकी 1 से कम आ रही है तो यानी 0.3 0.6 वगैरह आ रही है, तो फिर आप उनको ऐड करके आपस में फिर क्या कर दोगे, उनके एवरेज निकाल लोगे और वो आपके रिस्क जो है ना वो कम हो जाएगा। याद रखना है, जितना हाई वैल्यू होगी ना इसकी +1 है तो इसका मतलब है इसके अंदर लॉस सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना है। लॉस क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर ये कम होती जाएगी, जितना कम होगी, कम कम आ रही है तो सारों की एवरेज निकालोगे तो इसलिए आपकी ये जो रिस्क होता है वो कम हो जाएगा। याद रखना है कि जब भी पोर्टफोलियो का ज़िक्र करते हैं हम, उसका मतलब यही होता है कि आपने अपने स्टॉक्स को डाइवर्स कर दिया है, मुख्तलिफ जगहों पे उसको इन्वेस्ट कर दिया है। जिसका मतलब है इन्वेस्टमेंट से ना, यानी वही पुट एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स के अंदर, ये वाली कहावत आप यूज़ करते हो। जिसका मतलब ये होता है कि फिर आपकी सारी की सारी जो मतलब रिस्क होता है ना वो डाइवर्स हो जाता है, बाँट दिया जाता है, बाँटने से वो कम हो जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तरह की जो वैल्यू जब 1 से कम आ रही होती है ना, उनको ऐड करके आप एवरेज निकालते हो। जब एवरेज निकाल लेते हो उसके बाद फिर आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? इसीलिए आपको पास पोर्टफोलियो यूज़ किया जाता है। कि पोर्टफोलियो से मुराद क्या है भला? कि एक से ज़्यादा स्टॉक्स का होना पोर्टफोलियो कहलाता है। एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने का नाम पोर्टफोलियो है। जब आप एक से ज़्यादा जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हो, क्यों करते हो? इसलिए करते हो ताकि आपका रिस्क कम हो, ठीक है? उसके अंदर ये वाली कहावत यूज़ करते हो कि अपने अंडे जो है ना वो एक ही बास्केट के अंदर नहीं 10 के 10 रख देने फॉर एग्ज़ाम्पल। उनको मुख्तलिफ जगहों पे रखो ताकि आपको रिस्क जो है ना वो कम से कम हो सके। इसलिए यूज़ किया जाता है रिस्क को कम करने के लिए और मैक्सिमम जो है ना रिटर्न हासिल करने के लिए आप पोर्टफोलियो का तरीका इस्तेमाल करते हो। समझ आ गया पोर्टफोलियो क्या है? तो इसके अंदर अब ये मुख्तलिफ तरह के ना, पहले तो एक ही स्टॉक था ना सिर्फ हमारे पास, जो पहले वाले हमने किए थे एग्जाम्पल सारी की सारी, वो पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल नहीं थी, वो थी सिंगल स्टॉक की ऊपर वाली, इंडिविजुअल स्टॉक का नाम दिया था हमने। अब आ गया पोर्टफोलियो स्टॉक। तो पोर्टफोलियो स्टॉक क्या है जी? पोर्टफोलियो स्टॉक के अंदर देख लो यहाँ पे अब क्या है, स्टॉक ए दिया होगा, स्टॉक बी दिया होगा, अब दो स्टॉक है ना, स्टॉक ए है, स्टॉक बी है, इसी तरह स्टॉक ए और स्टॉक बी, इनकी कोवेरिएंस यानी उनके अंदर डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या है जी, वो आपको बताता है आपका जी। ए के साथ बनेगा पहले, फिर ए बी के साथ बनेगा, फिर बी ए का बनेगा और बी का बनेगा। हमेशा याद रखना है सेम टू सेम की वैल्यू 1 होती है। जब सेम टू सेम कोवेरिएंस होगी ना, सेम स्टॉक की सेम स्टॉक के साथ होगी तो उसकी कोवेरिएंस की वैल्यू 1 हो जाती है, और जो कि 1 जब किसी भी चीज़ के साथ ज़रब खाता है तो वही चीज़ रहती है, ठीक है? तो हमने हमेशा अपोजिट और मुख्तलिफ जो है ना स्टॉक्स की कोवेरिएंस उनको ऐड करके और उनके फार्मूले मालूम करने हैं। इसके अंदर फार्मूला सिंपल याद रखो कि क्या होता है भला, ये जो दिए हो ना यू ए सा बना हुआ है छोटा, ये यू टेढ़ा सा करके, इसको दरअसल कहा जाता है सिग्मा, और ये है रो, और ये एक्स जो है ना ये परसेंटेज बताती है कि हमने एक। अब ये भी मरूज़ आ सकती है कि आपके पास जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई, उसके अंदर ये जो सिग्मा सा बना हुआ है ना, ए सा बना हुआ है इस तरफ वाला, ये ऊपर यूँ बना हुआ है यूँ सा करके ओ सा, ये ओ नहीं है, ये सिग्मा है। और सिग्मा किसको शो कर रहा है? आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद क्या है? आपके सिस्टम में मौजूद, आपके स्टॉक में मौजूद रिस्क को। तो ये जो है ना वो ये जो ए सा बना हुआ ये रिस्क है, ये रो जो है ना ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, और ये जो एक्स है ना ये आपको बताता है कि कितनी परसेंटेज के अंदर आपने स्टॉक को यूज़ किया है। क्या किया है? स्टॉक की परसेंटेज कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज कितनी थी, ये याद रखना है। 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले सेम चीज़ें थी ना, ऊपर ए था पहले, तो यहाँ पे ए का रिस्क आ जाएगा, ए की रो की वैल्यू कोरिलेशन आ जाएगा, और एक्स ए जो है ना ये याद रख लो, ज़बानी रट लो चाहे समझ लो। 3 ही चीज़ें हैं जो स्टॉक के अंदर आपकी कोवेरिएंस होगा ना, उन्हीं 2 वेरिएबल्स के साथ आप जो स्टॉक्स के नाम के साथ आप उनको ऐड करते जाओगे, ठीक है? इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद फार्मूला यू हो जाता है, जब इनको आपस में ज़रब देते हैं ना तो ये जो पहले भी कह चुका हूँ वो नलीफाई हो जाएंगे। जो सेम चीज़ें होंगी, जो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, वो जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, वो ज़रब खा जाएंगी आपस में। तो इस तरह से ये सिग्मा ए का स्केयर एक्स ए का स्केयर प्लस सिग्मा बी का स्केयर एक्स बी का स्केयर प्लस 2 इंटू सिग्मा ए सिग्मा बी प्लस सिग्मा ए सिग्मा बी रो ए बी और परसेंटेज यानी एक्स ए एक्स बी हो जाएगा। बच्चों कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो ए था ना और बी था ना, वो दो जो है ना वो स्टॉक्स थे हमारे पास। पहले स्टॉक्स का आप ये निकालोगे, इसको कहते हैं जो ये स्टॉक की पावर और एक्स की पावर ली है ना, दरअसल वो दो चीज़ों को ज़रब दिया आप लोगों ने। ये वाली जो सेम वाली थी ना, ए सभी में लिखा हुआ था इस खाने में यहाँ पे, और यहाँ पे बी, ये तो 1 1 होगी तो गई। लेकिन ये जो थी ना ये वाली और एक ये वाली थी, इन दोनों को आपस में ज़रब दोगे तो ये आता है फार्मूला। ये ज़ुबानी सा रट लो, छोटा सा है, ठीक है? और ये जो होता है ना दरमियान वाली ये जो चीज़ें आ रही है सिग्मा ए का स्क्वायर सिग्मा बी, यानी कि ये
ये आपके पास ना परसेंटेज है और वो रिस्क दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। इन दोनों को ज़रूर देने से ना आपके पास पोर्टफोलियो बीटा के वो आगे जाके बताता हूँ फिर मैं। ये देख लो आप फिर ना पोर्टफोलियो रिस्क 3 के लिए कैसे यूज़ करोगे। तो भाई यहाँ पे वो ए बी सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, सेम की सेम, जो सेम चीज़ें होंगी वो आपस में नलीफाई हो जाएंगी, मुख्तलिफ वो ज़रब हो जाएंगी। तो मुख्तलिफ यहाँ पे बनेगी ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ, ये 3 बनेगी। तो ए बी सी ये तो सेम 2 के लिए ये था, तो 3 के लिए ये सी हो गया, यहाँ पे भी सी आ गया, एक इजाफी हो गया। तो यहाँ पे 2 इंटू ए बी, मैंने पहले भी बताया ए बी का बनेगा, ए सी का बन सकता है और बी सी का, बाकी सारे सेम रहेंगे। यानी बी से मुराद भी नलीफाई, ए से मुराद भी नलीफाई, सी से मुराद भी नलीफाई। तो 3 तो नलीफाई हो गए, तो बाकी 3 रह गए, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। और बी सी या ए सी से मुराद, सॉरी, ए सी या सी ए से मुराद एक ही चीज़ है। क्या कह रहा हूँ भला मैं, सी ए या ए सी हो तो एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ लेनी है, उन दोनों का एक चीज़ ले लेंगे हम, ठीक है। इसीलिए वो स्केयर बनता जा रहा है कि इस तरह की 2 चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग, ये भी यार आप लोगों ने रट लेना है। उसके बाद क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पे ना इसमें से क्या आ सकता है भला, ये फार्मूला पूछ सकता है अमरूजी में आप लोगों से, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बस ये इधर से लॉन्ग नहीं बनेगा कोई भी, ज़रा ज़रूर ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, और ये कोवेरिएंस का पता होना चाहिए, को रिलेशन का पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू किस तरह से तब्दील होती है, कहाँ पे जाके क्या करती है, तो किस तरह से आपको कौन सा रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कब होगा, ठीक है। एक्सट्रीम पॉजिटिव कब होता है, अकेला पॉजिटिव कब, एब्सोल्यूट पॉजिटिव कब होता है, एब्सोल्यूट नेगेटिव कब होगा, को रिलेशन और कोवेरिएंस ये पता होना चाहिए। जो शॉर्ट हैंड आउट है ना मेरे हाथ से लिखे हुए वो वाले, वो आप लोगों ने जो मैंने भेजे हुए हैं ग्रुप में वो देख लेने हैं, वो पढ़ लेने हैं अच्छे से, ठीक है। डिटेल दी हुई है वहाँ पे। तो उसके बाद आ जाता है जी, ये एक ना कैपम होता है, कैपम यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। यानी कि आपका जो टोटल कैपिटल है ना, जो आपका सरमाया है, उसके अंदर जो एसेट्स है ना उनकी प्राइस को मॉडल, उसका ना मॉडल बनाना है आप लोगों ने प्राइस मालूम करने का। तो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं जी, सबसे पहले RF होता है, यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। मुरूज़ी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आ रही है कि कैपम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट रखता है। ऐसे हिरा फिरा के वो, या वो कहेगा कैपम हैज़ इन इट्स अकाउंट, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है भाई। उसके अंदर RF होता है यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM होता है यानी मार्केट रिटर्न, RM-RF जब आप निकालोगे तो उसको रिस्क प्रीमियम भी कहा जाता है, कि मार्केट में से जो रिस्क फ्री आपने मिलना था ना वो निकाल दोगे तो आपके पास रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद बीटा होता है जिसको इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुरूज़ी आ रही है। तो ये कंपोनेंट का पता नहीं चाहिए, RF, RM-RF और बीटा, इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके ना आगे फिर बताता हूँ आप लोगों को कि ये देखो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर ये देख लो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है। दरअसल इसकी इक्वेशन जो होती है ना कैपम की, उसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अंदर ना फिर यहाँ पे एक फार्मूला था लेकिन वो आ नहीं रहा यहाँ पे, SML के नाम से ना, SML बराबर होती है वो, अभी बताता हूँ मैं, क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, रिफ्रेश पेज नहीं हो रहा। चले उधर फिर कोई ना कोई चीज़ ऐड हुई होगी, इधर है नहीं, वो शो नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। बहरहाल देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर आ जाए तो बेहतर है। चलो इसका ना फार्मूला मैं वैसे ज़ुबानी बता देता हूँ, आप लोगों को शो नहीं हो रही, देख लो। तो फार्मूला इसका पता क्या होता है, इसका सिक्योरिटी मार्केट लाइन को ही दरअसल आपको ये कैपम की जो होती है ना इक्वेशन, उसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहा जाता है। वो बराबर होती है RF प्लस इंटू RM-RF ज़रबे बीटा। यानी RM-RF जो है ना, यानी रिस्क प्रीमियम को बीटा के साथ ज़रब दोगे और उसको ऐड कर दोगे RF के अंदर, यानी रिस्क फ्री के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास रिस्क प्रीमियम ज़ीरो हो जाए तो बीटा जो है ना वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में नीचे वाली दोनों ज़रब हो रही हैं और वो दोनों ऐड हो रही हैं इस रिस्क फ्री के अंदर। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका रिटर्न है ना, रिस्क रिटर्न, ये कंपोनेंट के अंदर जो आपका ये SML है ना सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अंदर, इसको रिटर्न भी कहा जाता है ना। तो ये जो रिटर्न होगा ना आपके पास, ये रिटर्न जो है वो जब बीटा की वैल्यू ज़ीरो भी हो गई ना, तब भी आपको कोई ना कोई रिटर्न ज़रूर देगा। और वो रिटर्न कौन सा होता है, वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्योंकि जब बीटा ज़ीरो हो गया तो वो रिस्क प्रीमियम को भी ज़ीरो कर देगा, यानी RM-RF ज़रबे बीटा है, और प्लस हमारे पास होता है RF। तो जो नीचे वाली वैल्यू अगर ज़ीरो भी होगी तो वो ज़ीरो का वैल्यू जो है वो RF में ऐड होगी।
तो हमेशा इसका मतलब हुआ कि ये कैपम जो होता है नहीं, आपको कभी ना कभी जो भी एट लीस्ट कम से कम रिटर्न देगा वो आर एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आर एफ के बराबर होगा, यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी ऐसा रिटर्न जिसके अंदर कोई भी रिस्क ना हो। तो इसका मतलब वो हमेशा आपको मिलेगा। अगर उसमें रिस्क होता तो वो ज़ाया होने के चांस थे, तो उसके ज़ाया को कोई चांस नहीं होते। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमेशा इक्वल हो सकता है आपके जो रिटर्न जो है ना उसकी एट लीस्ट के, सही है, कम से कम जो रिटर्न मिलना होता है उसके बराबर हो सकता है वो। क्योंकि बीटा जब ज़रब खाएगा ना आर एम माइनस आर एफ के साथ, तो वो ज़ीरो तो हो जाएगा, लेकिन वो जाके आर एफ के साथ ऐड हो रहा होगा, ना कि वहाँ पे ज़रब। अगर ज़रब हो रहा होता फिर हम कहते हैं कि ये सारी वैल्यू ही ज़रब होती ज़ीरो के साथ और ज़ीरो हो जाती। समझ आ रही है? उसके बाद है जी फमा एंड फ्रेंच थ्री मॉडल फैक्टर मॉडल। इसकी जो इक्वेशन थी ना आर एफ मैंने बताया, जो अब बीटा बी वन होता है इसके अंदर, ठीक है, यानी आर एफ प्लस इंटू आर एम माइनस आर एफ, यानी प्रीमियम भी कहा जाता है ना, आर एम माइनस आर एफ का नाम प्रीमियम भी आप कह सकते हो। तो इसको सिंपल मैं अगर एक्सट्रैक्ट करूँ ना, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो रिटर्न होता है ना कैपएम के अंदर, यानी एस एम एल सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन के अंदर रिटर्न, वो बराबर होता है आर एफ प्लस इंटू पी ज़रबे बीटा वन। तो पी मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो रिस्क प्रीमियम है, ठीक है। आर पी भी कह सकता हूँ मैं उसको, या आर पी बड़ा कैपिटल भी लिख सकता हूँ। तो रिस्क प्रीमियम का नाम ही तो आर एम माइनस आर एफ है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी इक्वेशन का, ठीक है। अच्छे से देख लेनी स्लाइड में, जो उधर है ना, कम लैपटॉप में ओपन करोगे तो वहाँ पे ये खुल के सामने आ जाएगी। अगर हो सके तो इन सारों को फिर आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भी भेज देना। तो इसके 4 फैक्टर मॉडल थे जी, जो फम एंड फ्रेंच के, सॉरी 3 फैक्टर मॉडल थे। इन्होंने ना 2 और ऐड कर दिए थे, एक साइज़ और एक एक उसके अंदर रिस्क तो पहले ही आ रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने एक वैल्यू को ऐड कर दिया जो कि हाई माइनस लो वैल्यू होगी, और एक साइज़ को कर दिया जो कि हाई साइज़ जो था ना वो स्मॉल माइनस बिग, स्मॉल माइनस एस एम एल, हाँ स्मॉल माइनस लार्ज था, ठीक है। एस एम एल बी टू हो गया था, प्लस एच एम एल हो गया, यानी हाई माइनस लो वैल्यू के साथ, और साइज़ को 2 फैक्टर को मज़ीद ऐड करके बीटा टू ज़रब दूसरी तरफ जो था ना वो बीटा थ्री जो है ना वो ऐड कर दिया गया था, ठीक है। ये देख लेना है आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा लैपटॉप में ओपन करके दोनों चीज़ों की। ये वाली क्वेश्चन है ज़रूरी। उसके बाद फिर चार चार जो थे ना, कार हर्ट 4 फैक्टर मॉडल आ गया था। उसने क्या कहा था कि उसके अंदर मोमेंटम का जिक्र किया कि विनर और लूज़र की भी जो है ना वो यहाँ पे हो सकती हैं खसूसियात, ठीक है। तो विनर एंड लूज़र क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपकी टेंडेंसी है स्टॉक के अंदर कि वो प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ी जा रही है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा स्टॉक आपका। अगर वो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है, तो आपका स्टॉक जो है वो कम होता है, नीचे की तरफ आएगा। तो इसकी कौन सी इक्वेशन थी? इसकी इक्वेशन ये थी, चलो पीछे वाली भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे आ गई है अब, कि इक्वेशन ऑफ कार हर्ट फॉर फैक्टर मॉडल जो पहली थी ना, रिटर्न डायरेक्ट था, वो था हमारे पास आर एफ प्लस इंटू आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा वन। यहाँ तक जो थी ना इक्वेशन आपकी, यहाँ तक वो थी आपकी कि ये जो एस एम एल की इक्वेशन थी सिंपल, ठीक है, कैपम की। अब उसके अंदर प्लस 2 फैक्टर और ऐड हो गए। एक था साइज़ का, यानी स्मॉल, एस एम बी से मुराद है स्मॉल माइनस बिग, ठीक है, ये साइज़ था, बीटा टू हो गया, तो स्मॉल माइनस बिग बीटा टू हो गया, प्लस एच एम एल से मुराद है हाई माइनस लो बीटा थ्री हो गया। तो एस एम एल यानी स्मॉल माइनस बिग बीटा टू प्लस हाई माइनस लो बीटा थ्री, ये 2 फैक्टर जो थे ना वो थे फमा एंड फ्रेंच के, ठीक है, फमा एंड फ्रेंच के, उसके जो थे ना फ्रेंच के, वो वाले ये 2 फैक्टर थे, बीटा टू लग गया, बीटा थ्री लग गया। और यू एम डी जो था ना, यानी अप्स माइनस डाउन, यू एम टी अप्स माइनस डाउन बी फोर, ये चौथा मॉडल फिर फैक्टर आ गया। और ये 4 फैक्टर मॉडल था ना कार हर्ट का था, और ये किस चीज़ का था? मोमेंटम का था। मरूज आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले पूछ सकता है कि भाई एस एम एल की इक्वेशन बताओ। तो बीटा वन जहाँ तक है ना, इससे पीछे पीछे सारी चीज़ें जो है ये एस एम एल की इक्वेशन है, यानी कैपम की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो आर एम माइनस आर एफ आ रहा है, इसको रिस्क प्रीमियम भी कहा जाता है। और ये देख लो कि इन दोनों के साथ ना ये रिस्क प्रीमियम के साथ बीटा वन ज़रब हो रहा है। अगर हम कह दें बीटा वन की वैल्यू ज़ीरो हो तो आपको रिटर्न मिनिमम कितना मिलेगा? तो मिनिमम मेरा आर एफ के बराबर हो जाएगी मेरी वैल्यू, क्योंकि ये वाली ज़ीरो भी हो जाए तो आर एफ के अंदर ज़ीरो को ऐड करोगे तो वैल्यू आर एफ वाली ही रहेगी। ये याद रखना है। एट लीस्ट जो कम से कम एस एम एल यानी कैपम का जो रिटर्न होता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 फैक्टर मॉडल आए, एक साइज़ का था और एक वैल्यू का था। ये दिए थे फर्मे एंड फ्रेंच ने, ठीक है। तो इसके अंदर भी बीटा टू प्लस बीटा थ्री ऐड कर दिया गया। फिर एक चौथा मॉडल भी दे दिया कार हर्ट ने, उसके अंदर अप्स माइनस डाउन यानी मोमेंटम का जिक्र किया गया।
तो वो भी ऐड होता गया। तो इस तरह से ना ये काम रुका नहीं, तो ये चलता गया चलता ले, और बहुत सारे मल्टी फैक्टर वाला ना एक ऐसा बना दिया गया कि भाई हाँ ऐसा भी कैपम के अंदर रिटर्न हो सकता है जो मुख्तलिफ तरह के फैक्टर के ऊपर, मल्टी फैक्टर के ऊपर जो है वो असर कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लो कि मैं दिखाता हूँ, शायद ये ओपन हो ना, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ एक MSc MFSc, यानी कि ना इसको देख लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़बानी याद होनी चाहिए, फंडामेंटल, स्टैटिकल और कम्बिनेशन, यानी MFSc यानी मास्टर एफ एस सी की हुई है। ठीक है, मास्टर भी है और FSc की हुई है, ये देख लो, बस एक ऊपर जुगाड़ लिखा हुआ है मैंने, ये आप लोगों के ना उसमें सही शो होगा। ठीक है, मतलब लैपटॉप उसमें, हाँ लैपटॉप वगैरह में ना सही शो होगा ये आप लोगों का। तो मैं इधर ही चला के देखता हूँ अगर चल पड़ी तो, क्योंकि इधर तो वैसे शो नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं चल रहा, उसी तरह आ रहा है। ठीक है, तो इसको पीछे करता हूँ अभी। चलो ये देख लें फिर आप लोग ना, यहाँ पे ये चारों मल्टी फैक्टर आ गए थे, ये मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं, कुछ स्टैटिकल होते हैं, कुछ कम्बिनेशन होता है इनका। ठीक है, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ तरह की थी। अभी फिर आ गया कि 7 फैक्टर वाला भी आ गया जी, वो कहता है कि भाई 7 जब फैक्टर आ गए तो इसका मतलब और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के फैक्टर आते गए और ये रिटर्न जो है ना उसके अंदर तब्दीली आती गई। तो ये कहा गया कि जितने भी फैक्टर मौजूद होते हैं ना, सारों का कोई ना कोई असरअंदाज जो होता है वो आपके रिटर्न पे पड़ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ 7 फैक्टर आ गए, तो इसको याद करने का जुगाड़ जो है ना वो BCCEEBB ये है। बी से मुराद है बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग, सी से मुराद है करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है, ई से मुराद है, आगे फिर आसान है, कमोडिटी ट्रेंड, इससे बाद है जी इक्विटी मार्केट, इक्विटी साइज, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड साइज, ये आसान है। ठीक है, ऊपर वाले 2-3 मुश्किल हैं बस, BCCEEBB। बी से मुराद है बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग, सी से मुराद है करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग, फिर सी से मुराद है कमोडिटी ट्रेंड, और ई से मुराद इक्विटी मार्केट, इक्विटी साइज, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड साइज। और ये था फंग हसी के 7 फैक्टर मॉडल थे, और ये हेज फंग रिटर्न जो है ना उसका नाम दिया गया था इसको। उसके बाद ये फिर बहुत सारे फैक्टरों के साथ ही किसी इक्वेशन को कैसे बनाया गया, उन्होंने कहा भाई वही कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। अब एन की जगह पे ना आप कोई भी ऐड कर दिया गया कि 7 फैक्टर होगी तो 7 लगा दोगे, 8 फैक्टर वाली हुई तो 8 लगा दोगे, 9 फैक्टर वाली हुई तो 9 लगा दोगे, 12 वाली हुई तो 12 वाला, मतलब कि अब इन्फिनिटी तक के लिए जो है ना, मतलब कि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी फैक्टर आ रहा होगा, कोई भी फैक्टर नया आता है तो उस फैक्टर की वजह से मतलब कोई भी अगर रिटर्न पे तब्दीली आ रही है तो उस फैक्टर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल बना दी गई है एक इक्वेशन। ठीक है, तो SMB बीटा 2 प्लस HML के साथ आ गई जो उसने दी थी, फिर ये तीसरा ऐड कर दिया गया था, मतलब कि ये मोमेंटम वाला अप्स एंड माइनस डाउन, फिर आखिर में जाके जो 7 फैक्टर मॉडल था ना वो आ गया, और उसके अंदर फिर मतलब कि बाद में आने वाले जितने भी फैक्टर वो सारे ऐड हो सकते हैं, प्लस NBN के साथ एक जनरल इक्वेशन बना दी गई कि एन की तादाद अगर 7 फैक्टर का हो तो 7 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ये मल्टी फैक्टर मॉडल बना दिया गया, इक्वेशन का पता होना चाहिए। फिर आ गया कैलकुलेशन ऑफ बीटा, बीटा को वैल्यू मालूम करनी है आप लोगों ने यूजिंग करेक्टरिस्टिक लाइन। वो क्या होता है, इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है बीटा को। तो इंडेक्स जो बीटा है ना वो इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक लाइन होती है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्स एक्सिस है ना उसके ऊपर मार्केट होती है और वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना वो शेयर होता है। तो अगर तो आपकी बीटा की वैल्यू 1 आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसका मतलब है आपकी जो शेयर प्राइस है ना वो मोर देन मार्केट प्राइस है। ठीक है, अगर आपकी यानी वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है ना वो एक्स एक्सिस से ज़्यादा है, अगर कम आ गई, नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस वाली ज़्यादा है, वाई वाली कम है, यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, वो वैल्यू कम है। और अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो उस पॉइंट के ऊपर आपकी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू जो है ना यानी शेयर और मार्केट की वैल्यू आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये देख लेना आप लोग। फिर बीटा का फार्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ओवर वेरिएंस मरूजी आ सकती है, ये पता होना चाहिए आपको। एक मरूजी छोटी सी पूछ सकता है कि भाई कोवेरिएंस बराबर है 3 के, वेरिएंस बराबर है 4 के, बताओ बीटा कितना आएगा, तो डिवाइड कर दो, सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए। पोर्टफोलियो बीटा मालूम करने का तरीका बहुत आसान है जी, आप लोगों को परसेंटेज दी होगी, ठीक है, क्या दी, ये देख लो, चलो बता देता हूँ कि बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हुई, फिर क्या होता है, इक्वल टू 1 हुई, फिर क्या होगा, और ग्रेटर देन 1 हुई, क्या होगा, ज़ीरो नहीं हो सकती है, याद रखना है। स्टॉक बीटा की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो सकती, याद रखना है। या तो वो बड़ा होगा 1 से, या छोटा होगा, या इक्वल होगा। अगर इक्वल हो गया 1 के बीटा, इसका मतलब है, पहले मुझे लगता है मैंने ज़ीरो भी बीच में ले लिया था, लेकिन अब नहीं लेना आप लोगों ने, इसकी वैल्यू जो है ना वो मैं भूल रहा था,
या जो बीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, या 1 से ज़्यादा, या 1 के इक्वल, बस 0 नहीं हो सकती। मरूज़ी आई हुई है ये, ठीक है। तो जो बीटा होगा ना आपका, ठीक है, ये जो बीटा होगा ना इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क का जो बीटा होता है, वो इक्वल टू 1 उस वक्त होगा जब आपकी एक्स एक्सिस यानी मार्केट वैल्यू और शेयर की वैल्यू जो है ना वो बराबर हो जाए। लेस देन 1 कब होगा? जब आपकी एक्स एक्सिस यानी मार्केट की वैल्यू लेस देन हो जाए ऊपर वाले से, मतलब आपकी जो शेयर की वैल्यू है ना वो कम हो जाए मार्केट से। और ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब वाई एक्सिस बढ़ जाए, यानी कि जो 1 है ना वो वाई एक्सिस की वैल्यू को शो करे। अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब वाई एक्सिस ग्रेटर है, 1 के इक्वल है तो इसका मतलब वाई इक्वल है एक्स के, अगर 1 से कम है तो वाई कम है आपने एक्स एक्सिस से यानी कि मार्केट से। एक्सेस के ऊपर मार्केट मौजूद था और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास शेयर मौजूद था, ठीक है, स्टॉक मौजूद था, जिसको स्टॉक भी कह सकते हो। उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा मालूम कैसे किया जाता है? इसके अंदर आप लोगों को कंपनी होती है मुख्तलिफ तरह की, ठीक है, बीटा दिया होगा, क्या दिया होगा? बीटा, और परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दी होगी। दोनों को ज़रब करोगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यानी बीटा, यानी कि ये देखो ना, पहला वाला देखो, पहले ए कंपनी में 1.2 बीटा दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो बीटा ज़रब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जमा दूसरी कंपनी का बीटा ज़रब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जमा तीसरी कंपनी का बीटा ज़रब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो सारों को करोगे तो 1.16 आ गया। अब क्या है फार्मूला नीचे? बीटा ज़रब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीटा की वैल्यू 1.16 है, तो इसका मतलब क्या, वो मोर देन 1 है ना, तो इसका मतलब वो आपके जो स्टॉक की वैल्यू है ना वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। स्टॉक की वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि स्टॉक मौजूद था आपका वाई एक्सिस पे, शेयर जिसको कहते हैं, और एक्स एक्सिस पे आपका क्या मौजूद था? मार्केट की वैल्यू मौजूद थी। तो इसका मतलब हुआ वाई एक्सिस ग्रेटर देन एक्स एक्सिस, विच मीन कि शेयर या स्टॉक्स वैल्यू इज़ मोर देन मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अगर बराबर हो गया, यानी कि ये बराबर होता ना, इक्वल, यानी पूरा एक जवाब होता, बी का जो जो बीटा जो है ना उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ जाती, तो आप कहते कि वाई एक्सिस इक्वल टू हो गया है एक्स एक्सिस के। अगर ये कम आ जाती तो आप कहते आपकी मार्केट जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा है, शेयर की वैल्यू कम है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, एसएमएल जो है ना, रिटर्न भी होता है एट वेरियस वैल्यूज़ ऑफ बीटा के मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के रिटर्न ले रहे होते हैं। जैसे बीटा दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, वो कहते हैं इस तरह से देख लो कि जब आप इसको ड्रा करते हो ना किसी भी उसके ऊपर, तो रिटर्न फॉर बीटा यानी आर ई जो आ रहा होता है ना, आप लोगों ने एस एम एल वाली इक्वेशन नहीं मैंने बताया था, आर एफ प्लस इंटू आर एम माइनस आर एफ ज़रब बीटा, तो आर एम माइनस आर एफ जो था ना वो क्या था भला? वो था आपके पास रिस्क प्रीमियम। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपका रिस्क प्रीमियम और बीटा की वैल्यू ज़ीरो भी हो जाए तब भी आपका सिस्टम जो है, स्टॉक जो है वो कोई ना कोई रिटर्न देगा, और वो रिटर्न बराबर आर एफ के होगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी वो आगे वाली अमाउंट थी ना वो जमा भी करो तो भी आपका कोई ना कोई आंसर जो है वो आएगा और वो आर एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख लो, वो कह रहा है अगर आपकी परसेंटेज जो है ना वो ज़ीरो भी आप लोग कर दोगे ना तब भी आपकी जो रिटर्न होगा ना उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। याद रखना है कि जब आपकी जो वैल्यू है ना वो अगर सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर दिखा रहे हैं ना वो कि 0% भी हो जाए ना बीटा आपका, तब भी आपके पास जो आपका रिटर्न होता है ना वो कोई ना कोई ज़रूर आ रहा होगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर एफ होता है ना उसके बराबर होगी। उसके बाद आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या है? वो ये है जी यार, बता देता हूँ कि इस तरह की हालत पैदा हो जाना कि एक चीज़ की ना मार्केट के अंदर सेम चीज़ें हैं, स्टॉक सेम है, लेकिन उसकी प्राइस से फ्लक्चुएट कर जाए, कम हो जाए। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है ना, बुक है कोई भी, उस बुक की एक दुकान पे कीमत 30 रुपये है, एक जगह पे 100 है, तो इस तरह से सिचुएशन पैदा हो जाना वो आर्बिट्रेज कहलाता है। आर्बिट्रेज क्या होता है कि सेम स्टॉक की मुख्तलिफ तरह की प्राइस पाया जाना, जिसकी वजह से जो स्टॉक होल्डर है, स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा महंगी प्राइस वाली चीज़ को बेच के कम वाली चीज़ को जो है ना वो परचेज़ करने लग जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन को आर्बिट्रेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी यही चीज़ बताती है। उसके बाद एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एफिशिएंट मार्केट की ना ये होती है कि ऐसी मार्केट जिसके अंदर आप लोग ना कभी भी ज़्यादा मुनाफा नहीं हासिल कर सकते। किस वजह से? कि कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन लीक होने की वजह से। क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्योंकि वो कहता है कि अगर एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 30 रुपये की थी, एक 50 की थी, चीज़ें सेम थी, दोनों बुक थी, एक सेम नाम की, सारा कुछ सेम था। तो क्या होता है, वो कहता है जब एक चीज़ आप जो मुख्तलिफ प्राइस के अंदर मौजूद है मार्केट में, ठीक है, अगर आप एक चीज़ को ख़रीदते हो ना, मिसाल के तौर पे मैं किताब थी मेरे पास 30 रुपये वाली, 30 थी मेरे पास, और 100 वाली जो थी ना वो 10 वाली थी ना,
वो एक जगह पे सेल हो रही थी, मैं क्या करूँगा, मैं जब 30 वाली को बेच रहा हूँगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी ना, जब वैल्यू उधर बेच रहे होंगे। तो दूसरी तरफ वो जो कम प्राइस पे बिक रही थी ना, सेम सिचुएशन के अंदर वो वाली वैल्यू हाई होना शुरू हो जाएगी। तो इधर कम हो रही थी, उधर हाई हो रही थी। तो वो कहता है कि इसके तब्दील होने का रद्द-ए-अमल जो है ना, वो इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि स्टॉक वैल्यू के अंदर अगर किसी को पता भी चल जाए ना कि आज ये चीज़ यूँ होने वाली है, तो वो बंदा वहाँ से बेनिफिट नहीं हासिल कर सकता। ठीक है? वो जो तब्दीली है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो इतना इंस्टेंट होता है ना ये अमल, कि कोई बंदा भी उससे फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। यानी एक चीज़ की वैल्यू कम हो रही है, दूसरी चीज़ तेज़ी से बिक रही है, तो अगर एक तेज़ी से बिक रही होगी, तो दूसरी तरफ एक सस्ती चीज़ तेज़ी से बिक रही होगी, तो महँगी चीज़ तेज़ी से सेल भी तो हो रही होगी ना। तो एक तरफ ग्राफ नीचे जा रहा होगा, तो दूसरी तरफ ऊपर भी तो जा रहा होगा ना। तो उसके नीचे और ऊपर जाने का इतना तेज़ी से अमल होता है कि एक पॉइंट के ऊपर आके फ़ौरन वो बराबर हो जाती हैं। कोई बंदा भी वहाँ पे इन्वेस्ट करके मुनाफ़ा हासिल नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है ना, वो एफिशिएंट मार्केट के अंदर होती है, ठीक है? इसलिए इसकी ना 3 तरह की हालतें होती हैं। एक होती है वीक फॉर्म, जिसके अंदर सिर्फ़ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है? पास्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। क्या याद रखना है? पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो आपकी वीक फॉर्म है। जो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इसके बारे में मरूज़ी आ सकती है। पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह के बुलेट जहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए होते हैं ना, उनमें से मरूज़ी लाज़मी बनी होती है। कोई सी वो 3 उठाता है। अक्सर जो देखा होगा आप लोगों ने पूरी स्लाइडों में, 3 पॉइंट लाज़मी दिए होते हैं। उसका मतलब है वहाँ से मरूज़ी ज़रूर बनेगी। और वो बनती भी है और आई भी हुई हैं, आप लोग बेशक फाइलें पढ़ सकते हो। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है? उसके अंदर पास्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है और एक्सटर्नल यानी पब्लिक की इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, याद रखना है। ऊपर वाले में सिर्फ पास्ट थी, नीचे वाले में पास्ट एंड पब्लिक दोनों होंगी। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि लोगों को अगर उसकी पास्ट इन्फॉर्मेशन का ही पता हो स्टॉक की, ठीक है, जो पहले चलती रही हैं, पब्लिक का भी पता हो जो पब्लिक हो चुकी हैं, और इंटरनल जो अंदर मीटिंग के अंदर जो बात हुई है ना मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की, आज हमने ये चीज़ बढ़ानी है, कम करनी है, मुख्तलिफ तरह की, अगर वो भी पता चल जाए ना, तो भी उसके इम्प्लीमेंटेशन का अमल इतना तेज़ होता है कि कोई बंदा भी बाहर स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्ट कर रहा है या करने जा रहा है, वो फ़ायदा इतना ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता, ठीक है? चाहे वो बंदे इन्फॉर्मेशन लीक भी कर दें, तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके अंदर पास्ट इन्फॉर्मेशन भी बेशक लीक हो जाए, पब्लिक वाली भी हो जाए, और अंदर मौजूद इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो भी लीक हो जाए ना, तब भी कोई बंदा उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो ये था आपका ये वाला मॉड्यूल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हैंड आउट रिटन जो है ना, वो ये मेरी वो वीडियो सुनने के बाद वो लाज़मी पढ़ा करो। ये स्लाइडें भई, तो मैं तो मेरे तो बस में हो तो ना, मैं तो कभी भी ना स्लाइडें पढ़ाऊँ, मैं तो वो नोट्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं तो खुद भी नोट्स से पढ़ता हूँ, या मैं जो वीडियो लेक्चर है वो देखता हूँ। तो भई आप लोग भी वो हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर पढ़ो। मेरी वीडियो देखो, उसके बाद आप लोगों ने हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो ज़रूर पढ़ने हैं, तब जाके आप लोगों की बातें समझ आएँगी, वरना कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, मेरे बस में हो तो मैं तो आप लोगों को वो नोट से पढ़ाना शुरू कर दूँ। ये स्लाइडें मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों की ना एक बार ये वर्चुअल की तरफ से जो सीक्वेंस में दिया हुआ है ना डाटा, सारे का सारा स्लाइडें दी हुई हैं मरूज़ी के तौर पे, तो वो एक बार गो थ्रू हो जाए, मेरे मेरे इल्म में जितनी चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ, ठीक है? उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं ना वो हमने नोट से ही करनी है, और नेक्स्ट रिवीजन में मैंने नोट्स पढ़ाने हैं, नोट से ही तैयारी करवानी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नोट्स से जो है ना वो लेके चलेंगे सारा कुछ। तो अभी फ़िलहाल ये पहली वाली जो रिवीजन है ना, इसके अंदर सारी मैं स्लाइडों को एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं।